हेलो दोस्तों। आपका जो फिजिक्स का पेपर टीआईएफआर का हुआ है 2020 का, उसको मैं पेपर का सॉल्यूशन के साथ आपको बता रहा हूँ। और ये जो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, वो फर्स्ट तो आपका थोड़ा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेवल मॉडरेट था, इसका जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन था। और जो क्वेश्चन सेकंड का जो क्वेश्चन था वो ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपको पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग टेंजेंशियल टू इट्स प्लेन ऑन द सरफेस विद कोऑर्डिनेट। आपको एक सरफेस दे रखी थी, इस सरफेस पर आपको एक टेंजेंट प्लेन बनाना था सबसे पहले। और टेंजेंट प्लेन की जो इक्वेशन होती है, आप जानते हो कि जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स वन डेल फाइव अपॉन डेल एक्स पॉइंट पी प्लस एक्स वाई माइनस वाई वन प्लस डेल फाइव अपॉन डेल वाई पॉइंट पी डेल वाई जेड माइनस जेड वन डेल फाइव अपॉन डेल जेड पॉइंट पी। तो उससे आप टेंजेंट प्लेन बना देते हो। टेंजेंट प्लेन बनाने के बाद आप ये टेंजेंट प्लेन बनाने के बाद उसका आप ग्रेडियंट लेते हैं। तो उस ग्रेडियंट लेने के बाद जो आता है वो उस टेंजेंट प्लेन जो ग्रेडियंट था वो आपकी, ये तो आपकी दैट इज अ, ये तो जो आपकी आई है ना, ये दैट इज अ नॉर्मल वेक्टर, दैट इज अ टेंजेंट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। और अपन जानते हैं कि ये जो ये माना कि कोई सरफेस है, इसका ये टेंजेंट प्लेन है, उसमें ये नॉर्मल होता है। तो ये आपका जो डेल ग्रेडियंट ऑफ आई जो आया है, ये नॉर्मल वेक्टर आया, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल। ये क्या आया है आपका? नॉर्मल वेक्टर आया है। बट आपको टेंजेंट वेक्टर निकालना था, क्वेश्चन में देखिए आपको टेंजेंट वेक्टर निकालना था। तो अपन जानते हैं कि टेंजेंट वेक्टर नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर आया है, ये जो इक्वेशन आई है किसी पॉइंट पी पर जो आपको दे रखा है 1,2,3, ये जो आपका नॉर्मल वेक्टर आया है, इस नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर जो अपन को ये चार ऑप्शन दे रखे, जिसमें से इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, वही आपका क्या होगा? टेंजेंट वेक्टर होगा। और इसमें ओनली आपका ए ऑप्शन ही सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ओनली ए ऑप्शन ही सही है। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन ए ऑप्शन सही है। इसी प्रकार अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी बहुत इजी क्वेश्चन था। कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, दो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी। कुछ नहीं, सिंपल अपन को डी वाई अपॉन डी एक्स करना था और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लगानी थी। और ये पैराबोला आ गया था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये बहुत अच्छा जेई लेवल का क्वेश्चन है। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या कर रहा था कि कंसीडर अ मास कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ मासलेस स्प्रिंग शोन इन द फिगर। आपको जो स्प्रिंग दे रखी थी, ये जो स्प्रिंग दे रखी है, ये ए और बी जो ए और बी का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है और के बी है। बट यहाँ पर घुमाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर जो स्प्रिंग है ना, वह स्प्रिंग, अब मैं जब इसको एक थोड़ा सा ऑक्सीलेट करूंगा, थोड़ा सा इधर की डायरेक्शन में जब ऑक्सीलेट करूंगा, तो इस डायरेक्शन में जब ऑक्सीलेट करूंगा तो ये जो आएगा, यहाँ पर भी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा और इस डायरेक्शन में भी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, वो क्योंकि एक्स तो ये है और थीटा ये है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स कोस थीटा। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आपका? एक्स कोस थीटा। कौन सी स्प्रिंग के लिए? ए और बी, ए और ए के लिए, जो ये थीटा एंगल पर जो लगी हुई ये स्प्रिंग है, इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? एक्स कोस थीटा होगा। बट जो बी है, उसके लिए जो ये बी वाली जो स्प्रिंग है, इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट ओनली एक्स ही होगा। ये जो ए वाली जो स्प्रिंग है, उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? एक्स कोस थीटा। और थीटा आपको पता है कितना होगा, क्योंकि आपको एंगल थीटा पता है कितना, पाई बाई थ्री, यही पाई बाई थ्री। तो ये जो पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा? 120। और यहाँ पर ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल, टोटल कितना होगा? टोटल भी तो 60 ही बचेगा। बट 60 बचेगा, बट अपन को तो ये निकालना है ना, ये पूरा 60 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 30। और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा? 30। तो 30 30। तो यहाँ पर एक्स एक्स कोस 30, ये जो एक्स आएगा इसका एक्स कोस 30। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं आप, द देन डिस्प्लेसमेंट इज स्प्रिंग इज एक्स कोस 30। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इस स्प्रिंग के लिए नेट फोर्स कितना हो जाएगा? के ए एक्स कोस 30 इज इक्वल टू एफ। तो के ए एक्स कोस 30 एफ आ जाएगा इसका आंसर। और इसका जो मैं एफ, क्योंकि एफ किस डायरेक्शन में,
एफ किस डायरेक्शन, एफ दैट इज डायरेक्शन, ये क्या है, एफ डायरेक्शन है। तो ये जो जिस डायरेक्शन में एफ है तो उसके दो कंपोनेंट करूंगा, तो एफ cos 30 एफ sin 30। इसी प्रकार एफ इस डायरेक्शन में है तो एफ cos 30 और एफ sin 30, ये एफ sin 30 और sin 30 कट जाएगा, क्योंकि जो दोनों स्प्रिंग है वो दोनों स्प्रिंग क्या है, ए है, सेम स्प्रिंग है, सेम स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, एक्स cos 30 डिस्प्लेसमेंट होगा। यदि क्वेश्चन में अलग अलग स्प्रिंग आ जाती और अलग अलग स्प्रिंग आ जाती तो स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाता, तो स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाता तो ये फोर्स कैंसल नहीं होता। यहाँ पर स्प्रिंग सेम है, इस कारण ये जो फोर्स है, ये फोर्स ऊपर और नीचे वाला फोर्स सेम है, ये कैंसिल हो गया और ये क्या है, नेट फोर्स बन गया है 2F cos 30। 2F cos 30, एफ की जगह अपन क्या रख सकते हैं, के एक्स cos 30, कोस्ट और कोस्ट, एफ की जगह के एक्स cos 30 रखा है, के ट्वाइस के cos 30 इंटू cos 30 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, तो ओवरऑल कितना जाएगा 3/2 के। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि जो स्प्रिंग है ना, अब अपन ने जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग, ये के भी तो इधर एक्स डायरेक्शन में है, पर ये जो नई स्प्रिंग बनी है ना, इसको अपन इक्विवेलेंट स्प्रिंग कह सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में, दैट इज एक्स डायरेक्शन। जो स्प्रिंग कितनी है, के 3 के/2। तो नेट अपन जानते हैं कि जब स्प्रिंग्स सीरीज में जुड़ती है, यहाँ पर जो ये कैपेसिटर की तरह ही, मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट सीरीज स्प्रिंग कांस्टेंट आता है, जैसे दो स्प्रिंग है K1 एंड K2, ये दोनों स्प्रिंग जब सीरीज में जुड़ती है तो इनसे जो इक्विवेलेंट जो आता है, कि इन दोनों को मिलाने के बाद जो इक्विवेलेंट आता है वो एक पैरेलल के बराबर ही आता है, कितना आता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, दैट इज दिस। तो सीरीज में जुड़ी है, बट यदि ये दोनों पैरेलल में जुड़ी रहती तो के इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाता, यदि दोनों पैरेलल में जुड़ी रहती तो के इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाता, के, यदि दोनों पैरेलल में जुड़ी रहती तो के इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाता, K1 प्लस K2। तो ये दोनों सीरीज में जुड़ी हुई है तो इस प्रकार इसे जुड़ जाएगा और इससे इक्विवेलेंट के आ जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। और अपन जानते हैं कि जो जो ये रहता है ऑक्सीलेशन के लिए जो कंडीशन रहती है, वो ऑक्सीलेशन के लिए कंडीशन क्या पाई जाती है, के बराबर क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर, दैट इज अ ऑक्सीलेशन कंडीशन। जो ऑक्सीलेशन होता है, एसएसएम ऑक्सीलेशन होता है, उसके लिए ये कंडीशन होती है। हार्मोनिक ऑक्सीलेशन में भी यूज़ की जाती है, ये अपन क्वांटा में भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं बहुत सारी जगह। और ये बहुत अच्छा जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था। यदि कॉन्सेप्ट्स यदि तुम्हारे स्ट्रांग होते तो इस क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट कर पाते। इसी प्रकार अपन बात करते हैं ये जो फिफ्थ क्वेश्चन में, कंसिडर देन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन एयर इन एडिशनल टू ग्रेविटी, इट एक्सपीरियंस इन एयर रेजिस्टेंस फॉर आर गिवन बाय द आर बराबर बीवी। एक रेजिस्टेंस फोर्स दे रखा था कि जब कोई बॉल नीचे गिरती है, तो जब कोई बॉल है, ये इस प्रकार की बॉल है, तो वो नीचे गिर रही है तो उस पर तो एक mg तो नीचे लगेगा, ये जो है इस पर एक mg तो नीचे लगना तय है, नीचे एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, बट ऊपर एक एक रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, जो एयर फ्रिक्शन भी हो सकता है, एयर फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स लगता है रजिस्टेशन रेजिस्टेंस फोर्स। ये जो फोर्स है, इस फोर्स का नाम क्या दिया है, इसने आर दिया है, दैट इज फोर्स आर। ये जो नीचे जो लगा हुआ है ना यहाँ पर फोर्स, ये जो यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है, इस फोर्स का नाम क्या है, mg फोर्स है, दैट इज mg फोर्स। तो अपन को क्या निकालना है, इफ द ऑब्जेक्ट ड्रॉप करता है फ्रॉम रेस्ट रे, तो यहाँ पर जो इसकी इनर्शियल जहां से ड्रॉप कर रहा था, ये जो ड्रॉप कर रहा था उसकी जो इनर्शियल वेलोसिटी थी वो कितनी देर की थी, t बराबर 0 टाइम पर v बराबर 0 देर की थी, और ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में, t बराबर m अपॉन b में। तो जो इक्विवेलेंट बात कर रहे हैं mg और r लग रहा था, तो नेट फोर्स निकालते हैं। तो क्योंकि टोटल नेट अपन जानते हैं कि कौन सा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, टोटल नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो टोटल नेट फोर्स एक्सीलरेशन की जगह क्या कर दिया, dv अपॉन dt, mg नीचे लगाकर, ओवरऑल तो बंदा नीचे जा रहा है ना, बॉल तो नीचे जा रही है ना ओवरऑल, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है रेजिस्टेंस फोर्स से, तो बॉल नीचे फॉल कर रही है, तो mg माइनस bv लगते हैं। तो dv अपॉन dt बराबर g माइनस एल्फा v हो गया, और एल्फा जो एल्फा है वो एल्फा क्या दे रखा है, बी अपॉन एम है। तो इस प्रकार अपन इसको
सिंपल ही इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेशन को सोल्व कर कर एल जी माइनस एल्फा वी अपॉन जी इज इक्वल टू माइनस एल्फा टी 1 माइनस एल्फा वी अपॉन ये ई की पावर उधर चल जाता, एंटी लॉग ले लिया बोथ साइड, तो वी बराबर ये इस प्रकार ये अपन को, बट अपन को फाइंड क्या करना है बच्चों, अपन को जो फाइंड करना है वो डिस्टेंस करनी है। दैट मीन्स डीवी अपॉन dt तो अपन ने निकाल लिए, v तो निकल गया, बट अपन को क्योंकि अपन इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं dx अपॉन dt, तो dx तो dx अपॉन dt इधर चल गया तो v dt, तो v की वैल्यू रख दी t जीरो से, क्योंकि t बराबर जीरो से कहाँ तो जा रहा हूँ m अपॉन b, दैट मीन्स 1 अपॉन एल्फा ले लेता हूँ। एल्फा को क्या लिया है, b अपॉन एल्फा बराबर क्या होता है एक प्रकार से, एल्फा जो बराबर होता है वो अपन क्या माना है, बी अपॉन एम माना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जैसे सोल्व कर लोगे आपके पास एस जो डिस्टेंस आ जाएगी वो जी एम स्क्वायर बी स्क्वायर और ई आ जाती है। थैंक। और इसी प्रकार दूसरा बहुत शानदार क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल बेस्ट क्वेश्चन था, अधिकांश बच्चों ने इसका आंसर एम जी बाई टू करा है, अधिकांशतः बच्चों ने इसका आंसर एम जी बाई टू करा है। बट ये जो क्वेश्चन है ये लेवल का क्वेश्चन है, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है ना वही बंदा इसको कर सकता है। इसमें ये दे रखा था कि आपके पास एक फ्रिक्शन लेस, मतलब आपको फ्रिक्शन की बात नहीं करनी है, दैट मीन्स मतलब आप जो पॉइंट लोगे, जो पीरियड पॉइंट लोगे ए और बी, यहाँ पर फ्रिक्शन की बात को नेग्लेक्ट करके चलना है। तो फ्रिक्शन लेस डिश ऑफ मास एम इज बैलेंस किया जा रहा है एट रेस्ट ऑन द एज ऑफ टू platform at point A and B that are in equal height as shown below. The angle made बनाया गया है joining ये 60 डिग्री का एंगल दे रखा था, और पॉइंट ए पे अपन को क्या निकालना था, क्या निकालना था बच्चों, पॉइंट ए पे अपन को फोर्स निकालना था कि क्या रिजल्टेंस फोर्स है जिसके कारण वो अपन को निकालना है। तो देखिए आप, क्योंकि जो पॉइंट ए है और बी है, जो mg लग रहा है नॉर्मल वेक्टर लग रहा है, वो नॉर्मल वेक्टर जो a पर लग रहा है वो b पर लग रहा है, जो इधर क्योंकि सर्कल जो होता है ना देखो, क्योंकि बोथ एंड अप्लाई कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इसके कारण जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इसके कारण जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो सेम ही लगेगा। दैट मीन्स ये जो पॉइंट ए इस पर नॉर्मल वेक्टर लगा रहा है इस डायरेक्शन में, पॉइंट बी इस पर नॉर्मल वेक्टर लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का नॉर्मल वेक्टर, बट नीचे क्या लग रहा है mg लग रहा है, तो इसका जो इसकी जगह में इसको 60 मान लूं तो ये क्या होगा n cos 60, और ये भी कितना होगा 60 ही बचेगा ना, फिर ये 60 तो ये भी कितना होगा n cos 60, तो ओवरऑल कितना रहेगा 2n cos 60 जो किसके इक्वल है mg, जब भी तो ये बंदा रुका, यदि ये 2n cos 60 mg के इक्वल नहीं होता है, नहीं होता है, तो ये जो डिस्क है ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में नहीं रहती, ये इक्विलिब्रियम में तभी रह सकती है जब 2n cos 60 इज इक्वल टू mg होता है। दैट मीन्स cos 60 की वैल्यू 1/2, 1 2 से 2 कट जाता है, n बराबर m जाता है, फोर्स बाय द पॉइंट ए। बहुत से स्टूडेंट ने जो उन्होंने क्या करा कि आपके पास क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन आया, mg नीचे लग दिखा हुआ था, यहाँ पर पॉइंट ए था, दैट मीन्स पॉइंट बी था, तो क्या करा कि यहाँ पर निकालना था और ये 60 डिग्री दे रखा था, पाई बाई 3 दे रखा था, तो क्या करा, ये नॉर्मल वेक्टर जानते थे बच्चे, हाँ ये तो नॉर्मल वेक्टर है, तो इस mg का कंपोनेंट यहाँ तोड़ दिया, मतलब क्या कर दिया, नॉर्मल की जगह mg cos 60 कर कर आ गए, दैट मीन्स mg बाई 2 कर कर आ गए, जो गलत है, जो क्या है गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि mg cos 60 होगा ही नहीं ना, आप इस नॉर्मल को mg cos 60 के इक्वल कैसे कर सकते हो भाई, क्योंकि जो mg है ना, ये mg किस पर टिका हुआ है, किसके कारण टिका हुआ है, दो नॉर्मल के कारण टिका हुआ है, ये दो नॉर्मल लग रहे हैं जब टिक रहा है, ये अकेला इस पॉइंट ए के नॉर्मल के कारण नहीं टिका हुआ है, ये दोनों नॉर्मल के कारण टिका हुआ है, जब भी ये बैलेंस हो रहा है, जब भी ये बैलेंस हो रहा है, यदि आप एक नॉर्मल के कारण इसको टिका दोगे तो इसे टिकना नहीं चाहिए, आप इसको माना कि जब एम जी बाई टू कर रहे थे तो ये तो बी हटा दो फिर, तो ये क्या टिक रहा था क्या, इसके कारण नहीं टिक रहा था, दो नॉर्मल के कारण टिका हुआ है, जब ये टू एम जी टू एन कोस इक्वल टू एम जी हुआ है, आप एम जी कोस इक्वल टू एन कैसे कर सकते हो यार, तो फिर ये पॉइंट बी जो पीओट लग रहा था इसको तो हटा दो, फिर तो ये नीचे से चल जाना चाहिए था, तो ये बैलेंस ही नहीं होगा, इसके कारण इक्विलिब्रियम की स्टेट ही नहीं आएगी, क्योंकि एम जी क्या है,
एक ग्रेविटेशन फोर्स है जो इस डिस्क को नीचे की तरफ खींच रहा है। अब इस डिस्क को कौन बैलेंस करा हुआ है? दो नॉर्मल करे हुए, ए और बी के कारण जो नॉर्मल लगे हैं वो दो, उसका कारण रिजल्टेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 1 cos 60। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, जे लेवल का क्वेश्चन है। और आप ये क्वेश्चन जेई मेन में भी आ सकता है, दैट मीन्स ये बहुत बार आया हुआ है। और ये आपके जेस्ट और आईआईटी जेम जैसे पेपर में बहुत बहुत से रिपीटेड हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ये तो क्या ही बोल, जेस्ट का पीवाईक्यू है, कन इसको मैं जेम लेवल का भी नहीं मानता, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं दे रखा था, तो आपको मास एम दे रखा था, मूविंग कर रहा था, वन डायमेंशनल पोटेंशियल ऑफ द फॉर्म। ये आपको पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी थी। क्वांटम ट्रीटमेंट, व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी थी। सीधी सी अपन जानते हैं, क्योंकि एनर्जी कितनी होती है हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑसिलेटर के लिए, हार्मोनिक जो यहाँ पर वन डायमेंशनल दे रखा था ऑसिलेट पोटेंशियल, उसके लिए जो एनर्जी कितनी होती है ऑसिलेटर के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एम प्लस। अब यहाँ पर क्योंकि थ्री डायमेंशनल, क्योंकि अपन को यहाँ पर ना तो कुछ दे रखा था, यहाँ पर वन, यहाँ पर अपन किसकी बात करेंगे, थ्री की बात करेंगे। एन बराबर 1 टू ओनली स्टेट्स एग्जिस्ट करेगी, डज नॉट एग्जिट एक्सिट कर सकती, तो एन की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, क्या रखेंगे आप ही सोचो, वन ही रखेंगे। तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि बात करी जाई है कि ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, वन। तो 3/2 एच बार, इसके 3/2 एच बार ओमेगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था, और ये गलत नहीं होना चाहिए था, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। इसी प्रकार आप बहुत इजी इजी क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं। और ये तो क्या ही बात करें, ये देखिए आप, एक थिन स्फेरिकल सेल था, रेडियस आर, कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी थी, सेल कट किया जाता है सिमेट्री के इनटू टू पीस। मैं इसमें आपको आपको जो ईडी और मैथमेटिकल और मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिटेल बात करूंगा। फिर आपको जो क्वांटम और जो एक पार्ट बचेगा पार्टिकल फिजिक्स का, उसके क्वेश्चन में अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जरूर, आपकी यदि इच्छा रही तो। इसका जो सॉल्यूशन सही तो सॉल्यूशन का ये पीडीएफ मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना तो सिग्मा स्क्वायर, ये तो क्या निकल जाता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकल जाता है। ये प्रेशर आपका निकल जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आपका आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये कहोगे कि कैसे निकालते हैं, देख लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, प्रेशर बराबर क्या होता है बच्चों, होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, यही जानते हो ना। फोर्स बराबर क्या करोगे, क्यू ई अपॉन ए। क्यू अपॉन ई, ए क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन ए क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा ई, और सिग्मा ई लिख सकता हूँ। दैट मीन्स सिग्मा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा तो है, बट ई जो है, क्योंकि जो स्पेरिकल रहता है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस पर, वो कितना होता है, कितना होता है आप क्या सोचते हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, कितना होता है बच्चों, सिग्मा अपॉन 2। ये आप थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ, 2 मिनट रुकिए आप। हाँ सही है। तो जो प्रेशर अपना आया था, सिग्मा आ गया था, इसकी जगह अपन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। फिर इसको सोल्व करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ये आपका प्रेशर आ चुका है, और ये प्रेशर निकल चुका है, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया कर दिया जाएगा। फोर्स आपका निकल गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट इंटू पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पर जो फोर्स है, और ये वाला फोर्स अलग है बच्चों, दैट इज अ फोर्स अलग है, ये फोर्स पूरे इस पर भी करंट था। और ये वाला फोर्स, ये वाला जो फोर्स है ना, ये फोर्स आधे आधे टूटने के बाद, ये कट करने के बाद इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था, दैट इज अ फोर्स। ये जो कट करने के बाद जो फोर्स लग रहा था उसके बीच में वाला फोर्स है, तो पाई आर स्क्वायर, तो इसको करने के बाद। इसी प्रकार ये क्वाड्राफॉल का क्वेश्चन है, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसको भी आप देख सकते हैं। थ्री इलेक्ट्रिकल चार्ज थे, द चार्ज माइनस ह्यूज एट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और चार्ज एल प्लस एल्फा जो ओरिजिन पर रखा हुआ है, और माइनस बीटा क्यू प्लस रखा हुआ है एट द पॉइंट एक्स वाई जेड।
दैट मीन 0,0 माइनस डी। मतलब 3 4 से तो द वैल्यू ऑफ द एल्फा एंड बीटा आर सच दैट द मोनोपोल एंड डाइपोल टर्म वेनिस द मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आप सबसे पहले तो मोनोटर्म देखोगे, तो मोनोटर्म जब टोटल चार्ज की बात करी जाए तो ये जब ऐड करा गया तो पहले मोनोटर्म देखोगे तो क्यू टोटल बराबर जीरो होना चाहिए मोनोटर्म के लिए। यदि इसने डायरेक्ट क्या पूछा गया आपसे, डायरेक्ट इसने क्या पूछा है, क्वाड्रेट पोल पूछा है। तो क्वाड्रेट पोल पे पोटेंशियल पूछा है तो दैट मींस उस क्वाड्रेट पोल के लिए पोटेंशियल पूछा है तो मोनोपोल जीरो होगा। दैट मींस डाइपोल जीरो होगा और ट्राइपोल भी जीरो होगा, जब भी तो क्वाड्रेट पोल पर आएंगे अपन। तो इसको अपन ने जीरो माना है, इसको जीरो मानकर एक कंडीशन ये निकल गई एल्फा माइनस बीटा। अब डाइपोल के लिए जो कंडीशन थी वो क्या होती है, क्यू आई जे आई इज इक्वल टू जीरो डी, और यहाँ पर कि जीरो और ये माइनस डी क्योंकि नीचे रखा हुआ था इज इक्वल टू, यहाँ से ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा और बीटा की। अब क्या है, अब क्या है, अब कुछ नहीं है। अब ट्राइपोल की बात करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू द मोनोपोल होता है, डाइपोल होता है और क्वाड्रापोल होता है, सॉरी ट्राइपोल नहीं होता है। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट पी। तो इसी प्रकार इस पॉइंट पी पर अपन को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो V बराबर के क्यू अपन आर होता है, जनरल जनरल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आर तीन के कारण आएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो x कंपोनेंट था सबके यहाँ जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड डी स्क्वायर, जीरो माइनस डी का स्क्वायर और जीरो माइनस जीरो प्लस डी का स्क्वायर। ये ओनली किसके कारण आएगा, इसके कारण, फिर इसके कारण ट्वाइस के क्यू के कारण, फिर इसके कारण, इन तीनों के कारण आने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बहुत बड़ा है किससे, डी स्क्वायर से। तो फिर ये कंडीशन लगाने के बाद आपके पास जो ओवरऑल आंसर आता है वी बराबर ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। और ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इसको वही बंदा कर सकता था जो इसमें पेशर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नाइस क्वेश्चन, अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। इसकी बात करें कि एक इनफाइनाइट फ्लूइड ऑफ द डेंसिटी दे रखी थी, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। दो स्पेयर है आपके पास, गैस बबल है जिसका रेडियस R1 है एंड R2 है। मतलब द गैस हैज डेंसिटी, उसकी जो गैस की डेंसिटी है इस इनफाइनाइट फ्लूइड ऑफ द डेंसिटी से बहुत कम है। द सेंटर ऑफ द बबल आर सेपरेटेड किया जाता है, उनको दो सेपरेट किया जाता है कितनी डिस्टेंस पर, कैपिटल आर। और जो बहुत ज्यादा है यार, यहाँ से मतलब जब आपको ये ग्रेडेंट दे रखता होता है ना, तो आप इससे अप्रोक्सीमेशन ये समझ जाना कि आपको कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन पूछ रहा है क्वेश्चन में। अप्रोक्सीमेशन अपन को सॉल्यूशन में लेना है, अपन को फील लेनी है कि अप्रोक्सीमेशन लगेगा। ये से आप अपने अपने आप को फील कर सकते हो, इफ द स्पेस हैज नो अदर फोर्स देन ग्रेविटी द बबल विल। तो द बबल विल होगा, तो बबल एक दे रखा था, R1 रेडियस दे रखा था और रो माइनस रो जी। और इसी प्रकार इस R2 रेडियस दे रखा था, इस पर भी डेंसिटी कितनी है, रो माइनस रो जी होगी। क्यों रो माइनस रो जी, क्योंकि रो ज्यादा है और जी कम है। अब वो तो गैस बबल है, तो इक्वलेंट जो डेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, रो माइनस रो जी ही तो आएगी। आप इसको आराम से फील कर सकते हो, प्रैक्टिकली तरीके से कर सकते हो। तो मास एम रो वी कितना हो जाएगा, रो माइनस रो जी 4 पाई R1 स्क्वायर और 4 पाई। अब इस प्रकार ग्रेविटेशन, बच्चों ने क्या करा, इसकी जगह रो ही रख दिया, रो ही रख दिया, क्योंकि आपके पास रो डेंसिटी के टू स्पेरिकल गैस बबल थे, इसकी रेडियस कितनी, गैस बबल थे। तो आप एक इनफाइनाइट फ्लूइड ऑफ डेंसिटी आर देयर आर टू स्पेरिकल गैस बबल ऑफ रेडियस आर एंड रेस्पेक्टिवली द सेंटर ऑफ द एयर बबल। क्योंकि आपके पास इतने फ्लूइड का भी था और उसमें गैस भी भरी हुई थी, दो डेंसिटी थे। नहीं समझे आप नहीं समझे। दैट मीन्स ये आपके पास फ्लूइड है, ये फ्लूइड है और इस फ्लूइड में ये गैस बबल रखे हुए हैं रो डेंसिटी के। गैस बबल कितने डेंसिटी के, रो। गैस के पास डेंसिटी कितनी है, रो जी, बट रो ज्यादा है रो जी से, तो रो माइनस रो जी तो होगा, रो माइनस रो जी ही होगा। तो रो माइनस रो जी ही होगा, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
और ये एंट्रोपी का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में बहुत से बच्चों ने ये टिक लग गया है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता उनको यार। कॉन्सेप्ट द सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का एक रियल फीलिंग नहीं लेते बच्चे, हटते हैं। दैट इज स्टैटिकल फिजिक्स है, द मास ऑफ द एम के जी ऑफ वाटर एट टेम्परेचर टी है, जो आइसोबार्कली एंड द एडियाबेटिकली मिक्स्ड किया जा रहा है विद एन इक्वल मास ऑफ वाटर दैट टेम्परेचर टी बी। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर इज सी पी। व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज डेल एस ऑफ द सिस्टम। मतलब वाटर ए एंड बी जो है उनको जब मिक्स किया जाता है, जो रीच पहुंचते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो उनके पास जो टेम्परेचर हो जाता है वो टी ए प्लस टी डी क्यू अपॉन टी हो जाता है, तो एम सी पी डी टी हो जाता है अपॉन डी टी। तो डेल एस बराबर कितना हो जाता है, एम सी पी। तो इसका लॉग ले लूंगा मैं बोथ साइड, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया गया है, क्योंकि ये डी एस किस में कन्वर्ट हो गया, डेल एस में कन्वर्ट हो गया, तो एल एन टी हो गया। और पहले कितना था, जब मैं सिस्टम ए की बात करूंगा पहले टी ए था, फिर फाइनल टी टी पहुंचा। मैं बी की बात करूंगा तो पहले टी था, फिर फाइनल टी भी पहुंचा। तो टी फाइनल माइनस टी इनर्शियल, तो एल टी अपॉन टी भी हो जाता है। तो टोटल सिस्टम की एंट्रोपी कितनी होगी, एंड फर्स्ट गैस में जो एंट्रोपी थी उसमें चेंज, और सेकेंड बी में जो एंट्रोपी थी उसमें चेंज। तो ये इस प्रकार ये इक्वेशन आ जाती है, और टी की जगह वापिस आपने ये ठोका, तो ठोकने के बाद ये चीज आई, तो इसको सिंप्लीफाई, अब इसको अब ऐसा देखा गया तो ऐसे तो फीलिंग आ गई, बट ये ऑप्शन में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो ऑप्शन में नहीं आ रहा तो और फील लगाओ, और फील निकालने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करो। जुगाड़ तो कैसे करें बच्चा, जुगाड़ कैसे करें सर, जुगाड़ कैसे करें। तो आपने देखा कि क्वेश्चन में यार वन प्लस बी मतलब देट मीन्स ये तो नहीं है, ये तो आंसर नहीं गलत हो गया। अब ऊपर स्क्वायर आ रहा है, नीचे टी ए टी बी आ रहा है, तो दैट मीन्स ये भी गलत हो गया, सी ऑप्शन भी गलत हो गया। मतलब लफड़ा किस में है, या तो ए होगा या बी होगा। अब ए और बी में कहीं ना कहीं वन प्लस में टी ए माइनस टी बी या टी ए प्लस टी बी, ये कोई एक्सप्रेशन बन रहा है क्या। तो ये देखा गया तो टी ए प्लस टी बी तो बन ही रहा था, टी ए प्लस टी बी का बन रहा था, साथ में वन नहीं आ रहा था। तो जुगाड़ करा, साथ में इसको जब माइनस में करके देखा कि भाई ये वन नहीं आ रहा, चलो एक बार माइनस में करके देखते हैं। तो जब इसमें टू जोड़ दिया और टू घटा दिया, टू टी ए टी बी जोड़ दिया और माइनस टू टी ए टी बी घटा दिया, तो वन प्लस टी ए स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ टी बी स्क्वायर है, इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर टी बी स्क्वायर आएगा, यहाँ टी बी स्क्वायर माइनस टू, यहाँ से एक एक्सप्रेशन बन गया, जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फीलिंग अनादि क्वेश्चन है। यह भी आपका स्टेटिकल का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको बस समझने की देरी थी। ये माइक्रोकेनिकल एंसेंबल का क्वेश्चन था। इसमें आपको 8 बीड in a row with an identical red bead दे रखी थी and 8 minus n identical blue beads दे रखी थी। मतलब आपको n1 की वैल्यू दे रखी थी n, एंड n2 की वैल्यू दे रखी थी n माइनस n, और gi की वैल्यू दे रखी थी 8। gi क्या होती है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन स्टेट, मतलब नंबर ऑफ माइक्रो पार्टिकल इन ईच स्टेट, मतलब ईच स्टेट में कितने माइक्रो पार्टिकल आ सकते हैं, तो वो तो जी आई होती है, वो 8 आ सकते हैं, ठीक है मैक्सिमम। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, माइक्रो स्टेट कितनी है, माइक्रो पार्टिकल्स कितने हैं, तो डेट मीन्स एन और एट माइनस एन, ठीक है। बट ये कौन सा है, मैक्सवेल का लफड़ा, ये किसका लफड़ा है, मैक्सवेल का लफड़ा है। तो नंबर ऑफ वे को आप निकाल सकते थे, एन रेड और एट माइनस एन का, एट, क्योंकि ये जी आई सी एन आई होता है, तो ये इसका ये फॉर्मूला बन गया, तो इससे ये एंट्रोपी निकल गई। फाइनली एन माइनस वन रेड बॉल्स एंड एट माइनस एन माइनस वन रेड बॉल्स एंड एट माइनस एन माइनस वन ब्लू बॉल्स। फाइनली, क्योंकि क्वेश्चन आगे पढ़िए, when जब द वन ऑफ द रेड बीट इज रिप्लेस की जाती है बाय वन ए ब्लू, मतलब एक रेड बीस, जो रेड बीड्स जो थी ना, उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया है, ब्लू के द्वारा, एक ब्लू की तरह। तो एंट्रोपी में जो चेंजेस आ गया था वो इतना आया था, तो मतलब जो एन था वो एन माइनस वन हो गया, और एट माइनस एन माइनस वन।
8 - n - 1 हो गया ब्लू में। ये तो रेड बॉल्स हो गया और ये ब्लू का हो गया, क्योंकि n - 1 में चेंज हुआ तो इसमें भी कुछ ना कुछ कमी आई। तो 8 CN - 1 इस प्रकार सा चेंज होकर ये आ चुका है। आपको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इजी हार्ड नहीं था, इसमें बस समझने की देरी थी। जो बंदा क्वेश्चन समझ चुका था बंदा कर सकता था, फोड़ सकता था, दबा के आ सकता था, बिल्कुल फीलिंग आ सकता था, डरना नहीं था क्वेश्चन को देखकर बस। जो बंदा क्वेश्चन को देखकर डर गया सो मर गया, मर गया सो डर गया। ओके बच्चों, ओके चच्चो, ओके 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 ओके। स्टेट तो वही थी, अब रेड के लिए कम हो गया एक, इसलिए NI की जगह n - 1 चल गया। ओके ठीक है। ये तो बहुत इजी टॉपिक क्वेश्चन था, इसको यदि मैं 11th क्लास के बच्चों को दे देता हूँ तो ये 11th क्लास के बच्चे आराम से कर लेते हैं। आपको आइडेंटिकल आइडियल गैस दे रखी थी और आपको दे रखा था पॉइंट के से लेकर एन तक जा रहा था सीधा सा अलोंग द 3 डिफरेंट पाथ है। दैट इज अ फर्स्ट पाथ, दैट इज अ सेकंड पाथ, दैट इज अ थर्ड पाथ। तो के एल एन एन के एन और के एम एन एन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो आपको तो कुछ डरना ही नहीं था। अपन ईच क्वेश्चन की ईच ऑप्शन की बात करेंगे। ए ऑप्शन की जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं जब ए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ तो देखिए आप, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम। अब मैं जानता हूं कि जो मेरी इंटरनल एनर्जी होती है ना यू, देट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि ओनली ये स्टेट या पर डिपेंड करती है, मतलब पॉइंट पर डिपेंड करती है पीवी डायग्राम। मतलब ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, does not depend on path, there is only depend on state। ये only किस पर डिपेंड करती है, स्टेट पर डिपेंड करती है। तो जब मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं कि एल एन इनर्शियल क्या दे रखा है एल, तो मैं जब इंटरनल एनर्जी में चेंज करूंगा डेल यू, तो मैं क्या लिखूंगा यू फाइनल माइनस यू इनर्शियल। तो देखिए के एल एन फाइनल क्या है एन और इनर्शियल क्या है, दोनों में इंटरनल एनर्जी। तो यू इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट एन, इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट के, ये फर्स्ट पार्ट के लिए आएगी। सेकंड पार्ट के लिए के से लेकर एन की बात कर रहे थे, इंटरनल एनर्जी एन माइनस इंटरनल एनर्जी के, वापिस वही आ गया। फिर के एम एन, इंटरनल एनर्जी एन माइनस, मतलब कौन से पास से जा, फाइनल पॉइंट और इनर्शियल पॉइंट तो सेम ही आ रहा है ना, तो इंटरनल एनर्जी सेम ही रहेगी, कोई चेंज। बट द सेम वर्क डन इज अलोंग ईच पाथ। फाटा वर्क डन क्या होता है कि भाई आपका ये पाथ है, इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, इसका एरिया अंडर द कर्व लोगे। जब आप के एम एन से जाओगे तो इसका एरिया अंडर द कर्व कैसा लोगे, ये वाला लोगे, तो इसका वर्क डन क्या आएगा, ये आएगा। बट जब आप के एन से जाओगे तो इसका वर्क डन ये पूरा आएगा, ये वाला ये भी इंक्लूड होगा, तो वर्क डन बढ़ेगा। मतलब इसी प्रकार के एल एन से वर्क डन और बढ़ जाएगा, तो वर्क डन तो चेंज नहीं हो सकता। इस प्रकार बी ऑप्शन गलत। द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड ईच द गैस अलोंग ईच पाथ के लिए, नहीं ये भी गलत है, नहीं ऐड कर सकते। देर इज अ नो वर्क डन अलोंग के, क्यों नहीं है भाई वर्क डन, वर्क डन क्यों नहीं है, एरिया आ रहा है एक पे, तो ये तो क्या आएगा, ये रेक्टेंगुलर का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, वर्क डन कैसे जीरो होगा, नहीं वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन है इसका, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इस प्रकार ओनली ऑप्शन क्या हो गया, ए सही। इसी प्रकार अपन और ऑप्शन की बात कर लें तो और क्वेश्चन इस प्रकार 3 पार्ट में लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको देख के पढ़िए तो थोड़ी देर में आप और ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए एक टेक्नीशियन है जिसने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाया है ऑन विच द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इज ड्रॉन बेस्ड ऑन द सोन टाइमिंग। डायग्राम दे रखा था 1 2 3 4, आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, उसने ग्राफ बना दिया और मेजर कर लिया गया है, आपको फॉल्ट मेजर करना है। ये मतलब सर्किट दे रखा है और ये टाइमिंग ग्राफ देख रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। आपको जब एंड गेट, पहले अपन को आपको इसको फील नहीं लेना, फील लेना है
अपन को ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना है। इसमें अपन को ज्यादा ज्ञान नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आउटपुट निकाल लिया और पेश कर लिया, नहीं बच्चों गलत हो जाए, क्योंकि ऑप्शन अजीबोगरीब ऑप्शन है। और अजीबोगरीब ऑप्शन है तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन चेक करना है। अब पहला ऑप्शन की बात करूं तो एंड गेट को यूज करा गया है वेयर जहां पर और गेट शुड हैव बीन यूज। मतलब और गेट कहाँ आ रहा है, दैट मीन्स ये मतलब इनपुट क्या है 2 और 3, आउटपुट क्या है इसके लिए 4। मतलब इसके लिए जब 2 और 3 का जब इनपुट डालूंगा तो 4 आ रहा है क्या। और गेट के लिए क्या कंडीशन होती है, और गेट के लिए क्या कंडीशन, इनपुट 2 + 3। अब 2 a + b होता है तो 2 + 3 इक्वल टू 4 आना चाहिए। मतलब 2 और 3 के इनपुट डालूंगा तो 4 आउटपुट आना चाहिए, सेम आउटपुट आना चाहिए। 2 कहाँ है यहाँ पर, तो 1, और 3 कहाँ है, 1 और 0 डालूंगा तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, बट क्या आ रहा है, 0, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यदि मैं इसकी जगह एंड गेट यूज कर लेता हूँ तो एंड गेट के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो a.b बराबर क्या होता है, यही तो होता है इंडिकेट। दैट मीन्स 2.3 कर दूं तो मेरे पास 4 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करूं तो 2 मतलब 1, 1, 0 तो 0 आ रहा सही है, 0, 0, 0 सही है। यहाँ पर 1, 1 आ रहा सही है। मतलब और एंड गेट में एक भी लो हो गया, ये सारे लो हो गए तो लो ही आएगा। एक भी हाई होगा जब ही वो हाई आएगा, तो जो इस कंडीशन में, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लाइक इनपुट इन्वर्टर एक लाइक कर रहा है एक और गेट की तरह, नो, डज नॉट नो, इन्वर्टर लाइक नहीं कर रहा है और गेट की जगह। आप इसको फील कर सकते हो, ये इनपुट तो इन्वर्टर लाइक ही नहीं कर रहा है और गेट की तरह। या आप वो आउटपुट निकाल के देख लो, जो आएगा वो और गेट नहीं आ रहा है, वो कुछ अलग आ रहा है। पिन 4 सॉर्टेड कर जा रहा है टू ग्राउंडेड। पिन 4 को यदि ग्राउंड से सॉर्टेड कर देते क्या नहीं हो, तो 4 के लिए तो सारे 0 आने चाहिए थे ना, फिर नहीं आ रहे 0 सारे, तो पिन 4 को कैसे सॉर्टेड कर दिया ग्राउंड के लिए। क्वेश्चन आ सकता था, यदि ये 4 जो था ना, इस पर यदि सारे ही 0 होते तो ये सॉर्टेड की तरह बिहेव कर लेता। आउटपुट इन्वर्टर इज फॉल्टी, नहीं, फॉल्टी नहीं है। बंदे ने बनाया है तो कैसे फॉल्ट हो सकता है, नहीं, फॉल्टी नहीं। तो ऑप्शन ए इज ऑल्सो क्लियर। आप देखिए देखिए द मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नैंड गेट। आप बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अपन बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। आपको इसमें लफड़ा लेना ही नहीं है। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों को करते समय दिमाग में बनाइए कि आपको आउटपुट क्या दे रखा है बच्चों। आउटपुट आपको क्या गिवन है, सबसे पहले तो आउटपुट देखिए आप, आउटपुट क्या गिवन है। आउटपुट y बराबर आपको दे रखा है a बी प्लस सी बार। सबसे पहले तो ये बना लीजिए, ऐसा कैसा बना लीजिए, मतलब ए है, उस पर बार लग रहा है तो देट मीन्स नोट है। ये ए है, इस पर बार लग रहा है तो देट मीन्स नोट है। फिर फिर बी है, ये बी आ रहा है कहीं ना कहीं से, और ये जुड़ रहा है तो ये एंड गेट से बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, ए डॉट बी बार आ गया, यहाँ पर ए डॉट ए बार बी आ गया, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये नोट के साथ सी आ रहा है, और ये और गेट के साथ जुड़ रहा है। किस साथ जुड़ रहा है, और गेट के साथ जुड़ रहा है, जब जाकर आपका आउटपुट सेम टू सेम आया। अब अपन जानते हैं जो नेंड गेट होता है, एक तो नेंड गेट में एंड में जब आगे नोट लगा दो जब नेंड गेट बन जाता है, और एक और में कब बनता है, ये और है, और इसमें जब मैं दोनों में जब इनपुट में नोट गेट लगा दूं तो मेरे पास, क्योंकि ए बार प्लस बी बार क्या हो रहा है, नेंड गेट बन जाता है। मतलब और में पीछे में दोनों नोट लगा दूं जब बन जाता है, और एंड में जब मैं आगे नोट लगा दूं जब, और नोट तो वैसे भी एक क्या है, नोट तो एक प्रकार से नेंड गेट ही है। तो एक तो नेंड गेट ये हो गया, एक तो नेंड गेट ये हो गया, ठीक है। इसको भी नेंड गेट बनाना है तो मैं यहाँ पर जोड़ दिया ये 1, और एक और इसको काटने के लिए ये, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा आउटपुट, मतलब वो वाई डैश आया तो वाई डैश का बाद
फिर बाहर का बाहर वापिस वाइड AC। तो दो नेट गेट लगा दिए, तो एक तो ये वन नेट गेट बन गया, एक ये वन नेट गेट बन गया, ये वन नेट गेट बन गया, और ये एक पूरा नेट गेट बन गया। तो एक, दो, इस प्रकार आप देख सकते हो कितने नेट गेट बन चुके हैं बच्चों अपने पास जो नेट गेट बन चुके हैं, ये वन बन चुका है, ये सेकंड बन चुका है, और दैट इज थ्री। तीन गेट गेट है, तो आंसर है थ्री। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी, आराम से कर सकते थे आप इसको। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत बड़ा, इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत टाइम हो चुका है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो भी आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में अपन जो भी अपने बाकी रह चुके हैं क्वेश्चन, उनको कर लेंगे, क्योंकि समय की पाबंदियों को देखते हुए बहुत बड़ा वीडियो रहेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे देखते नहीं है। दो पार्ट में बना देंगे अपन वीडियो, आपकी भी इच्छा रही तो इसका मैं लिंक डिस्कशन डाल दूंगा। ओके, इस प्रकार ये देख लिए, वो इजी क्वेश्चन है। स्क्वायर बॉक्स दे रखा था, इट इज ग्राउंड स्टेट, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज अननोन, बट इट इज सीन दैट द इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो फर्स्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ था वाले, ग्राउंड स्टेट में। कहाँ जा रहा है बंदा, इलेक्ट्रॉन, बंदा मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। और क्या एग्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, किस, कौन से वेवलेंथ की, लैम्डा वेवलेंथ की। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ स्क्वायर वेव दे रखा है, तो एन स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर हो जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन एक्स और एन वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, वन। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन एक्स और एन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, वन और टू हो जाएगी। तो वन स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर, तो वन प्लस फोर फाइव हो जाएगा। तो इन दोनों में जंप करेगा तो डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस ये आ गया, जो ई बराबर एच न्यू, मतलब न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा के बराबर हो गया। इस प्रकार अपन लेंथ निकाल लेंगे, साइड निकाल लेंगे, जो 1.93 नैनोमीटर थी। बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत से बच्चे इसका फोर लगा के आए थे, जो गलत है। इसका आंसर ओनली सी है, इसका आंसर ओनली सी है, क्योंकि एन इफेक्टिव करके आ गए कन्वे को। मैं आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, इसका मैं आपको लिंक डाल दूंगा। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। प्रैक्टिकल वीडियो हमने पूरा डाल रखा है, प्लीज़ आपसे कर पाए कि आप चैनल को विजिट करिए, और आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, नहीं लगे तो नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।